नमस्कार दोस्तों, सक्सेस व्हील के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, प्राचीन भारत का प्राचीनतम साहित्य क्या कहलाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए वेद, बी उपनिषद, सी पुराण, डी महाभारत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वेद। भारतीय वेदों के संकलन और वर्गीकरण का श्रेय महर्षि कृष्णदेवरापन वेद व्यास को दिया जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, इन्होंने ही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किए हैं वेदों को। और वेदों को ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि अपौरुषेय माना जाता है, यानी कि वेदों को ईश्वर द्वारा रचित माना जाता है, ना कि किसी मनुष्य द्वारा। यानी वेद कोई है ना मनुष्य नहीं बनाया है, ये देवों के द्वारा बनाया गया है। और इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण देव देवता के नाम है फ्रासर, कात्यायन, याज्ञवल्क्य, व्यास, पाणिनि आदि। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1921, बी 1912, सी 1930 और डी 1947। ये क्वेश्चन आपके क्लास 12 में भी देखने को मिला होगा और ये मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है और आगे भी पूछने का चांसेस है। तो आप सही सही आंसर बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1921। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और यह कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कि इस सभ्यता में कांसा के बारे में बहुत से लोग जानते थे। और यहाँ देखेंगे अभी के एरिया के हिसाब से देखेंगे तो यह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे? तो ए लूहर और काशी, बी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, सी पाटलिपुत्र और उज्जैनी, डी लुम्बिनी और काशी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से हैं? तो इनका सही आंसर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहर थे। ये दोनों शहर वर्तमान पाकिस्तान में हैं, यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अभी फिलहाल आपका कहाँ से पड़ेगा? तो पाकिस्तान। इन शहरों की खोज है ना दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने 1921-22 में की थी। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है प्रेतों का टीला। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फैली थी। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कांस्य युगीन शहरी सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध स्थल हैं। इन शहरों में पक्की सड़कें, स्नानागार और पक्की नालियां थी। इसके अलावा धातु विज्ञान में नई तकनीकी विकसित की गई थी। और भी जानेंगे तो मजबूत प्रशासनिक शहर और धार्मिक केंद्र भी थे। इन शहरों की आबादी देखा जाए तो 40,000 से समथिंग 50,000 लोगों के बीच थी। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महाजन पदों का युग किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए वेदकाल, बी मौर्यकाल, सी शुंगकाल, डी बौद्ध काल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बौद्ध काल। बौद्ध काल ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और यह काल भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। और बौद्ध धर्म प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य में पैदा हुआ था और यह धर्म भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर एशिया के कई हिस्सों में फैल गया था। बौद्ध काल से कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करते हैं। तो बौद्ध धर्म की स्थापना भगवान गौतम बुद्ध ने की थी और उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। यानी गौतम बुद्ध का पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, तो बचपन का नाम सिद्धार्थ यानी गौतम था। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सांसारिक सुखों में भोग के दो चरम, सख्त संयम और तपस्या से बचने के लिए कहा था। और बौद्ध धर्म के विकास के साथ साथ कई अलग अलग संप्रदाय उभरे। बौद्ध धर्म के इतिहास में कई आंदोलन, मतभेदों, दार्शनिक स्कूलों का विकास हुआ। इसके अलावा देखेंगे तो बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल भी हैं, जैसे सांची का महान स्तूप, महाबोधि मंदिर, धमेक स्तूप, बौद्ध गुफाएं। बौद्ध धर्म के भक्ति गीतों में भजन, कीर्तन, संकीर्तन, नगर कीर्तन, महिमा, पंजाबी गीत है ना कव्वाली शामिल भी थे। बौद्ध काल की प्रमुख शिक्षा संस्थाएं नालंदा और तक्षशिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शाक्य गणराज्य का मुख्य केंद्र क्या था? ए काशी, बी मथुरा, सी लुम्बिनी, डी सारस्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सारस्वती।
सास्वती उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है जो बौद्ध और जैन धर्म के लिए महत्वपूर्ण है और राप्ती नदी के किनारे स्थित है। सास्वती का महत्व, यह बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ 24 चातुर्मास बिताए थे। यहाँ सहेट महेत गांव के पास सदियों पुराने स्तूप, राजसी, विहार और कई मंदिर हैं। यह कौशल साम्राज्य की राजधानी थी और यह जैन धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भारत में पहला साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी बिंदुसार और डी सुंग। तो सही ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी यहाँ पर एक कुछ फैक्ट को जानने योग्य है। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और पहले सम्राट थे जिन्होंने 321 ईसा पूर्व में मगध में नंद वंश को उखाड़कर सत्ता में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का निर्माण करने वाले प्रथम सम्राट भी थे। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर, किस राजा ने धम्म विजय की नीति अपनाई थी? ए में देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य है, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी सम्राट विक्रमादित्य। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी अशोक। अशोक मौर्य वंश के सम्राट थे जिन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था और जिसे अशोक महान के नाम से भी जाना जाता। मौर्य वंश के तीसरे शासक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार और डी बृहद्रथ मौर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बृहद्रथ मौर्य। बृहद्रथ मौर्य मौर्य वंश का अंतिम शासक था जिसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने शुंग राजवंश की स्थापना की। बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी ईसा पूर्व में कर दी थी और पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर शुंग वंश की स्थापना की। अगले प्रश्न 9 नंबर, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए वाराणसी, बी काशी, सी लुम्बिनी, डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा सी लुम्बिनी। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्म स्थली है जो नेपाल में स्थित है और एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है। लुम्बिनी नेपाल में हिमालय की तराई में भैरहवा से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित है। सम्राट अशोक ने यहाँ एक स्मारक स्तंभ बनवाया था जिस पर ब्राह्मी लिपि में बुद्ध के जन्म। तो अगला प्रश्न 10 नंबर है, अशोक के शिलालेख कहाँ पर पाए गए थे? तो अशोक के शिलालेख कहाँ पाए गए थे? इस ऑप्शन में ए है मथुरा, बी श्रृंगेरी, सी कांची, डी विभिन्न स्थानों पर। इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न स्थानों पर, यानी कि अशोक के शिलालेख भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पाए गए हैं, जिनमें प्रमुख स्थानों में शामिल है गिरनार यानी कि गुजरात, कालसी यानी उत्तराखंड, मस्की आंध्र प्रदेश, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, सासाराम बिहार और रूपनाथ मध्य प्रदेश। 14 शिलालेख जिन्हें 1 से 14 तक कहा जाता है और 2 अलग अलग शिलालेख ओडिशा में भी पाए गए हैं। अगले प्रश्न 11 नंबर है, गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी सम्राट विक्रमादित्य, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी कुमारगुप्त। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के एक महान शासक थे जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। शासनकाल लगभग 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पुत्र थे और गुप्त साम्राज्य के तीसरे शासक थे। उन्हें विक्रमादित्य संस्कृत में शक्ति का सूर्य की उपाधि से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न 12 नंबर, गुप्त काल में कला और साहित्य में कौन सी कला प्रमुख थी? ऑप्शन नंबर ए स्थापत्य कला, बी शिल्प कला, सी चित्रकला और डी संगीत कला। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चित्रकला। गुप्त काल में कला और साहित्य दोनों में स्थापत्य कला और साहित्य प्रमुख थे, जिनमें से मंदिर निर्माण और संस्कृत साहित्य का विशेष महत्व था। चित्रकला अजंता की गुफाएं
जैसी चित्रकारी और फ्रेस्को चित्रकारी हुई। गुप्त काल में मंदिर निर्माण का जन्म हुआ और मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। अगले प्रश्न 13 नंबर, भारतीय इतिहास में नील का उल्लेख किसकी सभ्यता में जुड़ा हुआ है? यानी भारतीय इतिहास में नील का उल्लेख किसकी सभ्यता से जुड़ा हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा सभ्यता, बी मौर्य काल, सी गुप्त काल और डी कुषाण काल। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हड़प्पा सभ्यता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, कौन से वेद को धार्मिक और यज्ञों से संबंधित वेद कहा जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद और डी अथर्ववेद। तो आपको बताना है कि कौन सा वेद धार्मिक और यज्ञों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद। धार्मिक और यज्ञों से संबंधित वेद को यजुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों की विधियों और मंत्रों का वर्णन है। इस वेद में यज्ञों से जुड़े बहुत सारे नियम संग्रह हैं और यजुर्वेद को दो भाग हैं, पहला कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के दौरान बोले जाने वाले मंत्रों और सूत्रों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञों के अनुष्ठानों के दौरान बोले जाने वाले सूत्रों और मंत्रों का वर्णन किया गया है और संस्कृत के मंत्रों और छंदों का एक प्राचीन संग्रह है जिसका उपयोग हिंदू पूजा अनुष्ठानों में भी किया जाता है। यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र हैं और यज्ञ की अनुष्ठान भी होते हैं यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद धार्मिक और यज्ञों के संबंधित वेद हैं। तो अगले प्रश्न पर हम लोग अब चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, रामायण के रचनाकार कौन है? तो भाई इसका सब कोई आंसर दे सकता है क्योंकि रामायण तो हम लोग बचपन से ही देखते ही आ रहे हैं और अब तो नए नए है ना इस पे सीरियल भी बनाया जा रहा है। तो इनके लेखक कौन है रामायण के, तो वो आप बता सकते हैं कि रचनाकार कौन है। तो ए में है वाल्मीकि, बी में है व्यास और सी है तुलसीदास और डी है कालिदास। तो सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाल्मीकि। तो कुछ वाल्मीकि के बारे में हम लोग समझते हैं कि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें संस्कृत साहित्य परंपरा का पहला महाकाव्य रामायण लिखने के लिए जाना जाता है। वाल्मीकि का नाम पहले रत्नाकर था और बाद में वे वाल्मीकि कहलाए। यानी कुछ मानते हैं कि उत्तरकांड वाल्मीकि कृत रामायण का ही भाग है, जबकि कुछ इस अध्याय की भाषा शैली तथा कथानक की विशिष्टता को लेकर इसके प्रक्षिप्तांश होने का संदेह जताते हैं। तो नेक्स्ट अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं 16 नंबर। तो महाभारत के लेखक कौन है? तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ए है वाल्मीकि, बी कालिदास, सी व्यास और डी बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यास। वेद व्यास महाभारत के रचयिता और वेदों के संकलनकर्ता थे जिनका पूरा नाम कृष्ण द्वैयापन था। उन्हें वेदों का संकलनकर्ता भी माना जाता है जिन्होंने एक वेद को 4 वेदों में विभाजित किया है ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनकी अन्य रचनाएं देखें जाए तो उन्होंने पुराणों, उपनिषदों, वेदांत सूत्रों जैसी रचनाओं का भी सृजन किया है। अगला प्रश्न 17 नंबर, प्रसिद्ध भारतीय नाटककार कालिदास का प्रमुख नाटक कौन सा है? ए रघुवंश, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी विक्रमोर्वशीयम, डी मेघदूत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम महाकवि कालिदास का विश्व विख्यात नाटक है जिसका अनुवाद प्रायः सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान और पुनर्निर्मण की एक सुंदर कहानी है। प्रश्न संख्या 18 में भारतीय गणराज्य की शुरुआत कब हुई थी? ए 600 ईसा पूर्व, बी 1200 ईसा पूर्व, सी 200 ईसा पूर्व, डी 500 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न 19 नंबर, पाटलिपुत्र स्थित किस प्रमुख साम्राज्य की राजधानी थी? तो ए मौर्य साम्राज्य, बी गुप्त साम्राज्य, सी कुषाण साम्राज्य और डी शुंग साम्राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक महान साम्राज्य था जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व में की थी और यह 185 ईसा पूर्व तक चला। अगला प्रश्न संख्या 20,
वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ए राजा पुलकेशिन, बी सम्राट हर्षवर्धन, सी राजा विक्रमादित्य और डी राजा शिशुनाग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत के एक शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने वर्धन वंश में शासन किया, और वे वर्धन वंश जिसे पुष्य भूति वंश के नाम से भी जाना जाता है के शासक थे। उनकी राजधानी कन्नौज थी। अगला प्रश्न 21, किस शासक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है? ए सम्राट अशोक, बी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सी सम्राट विक्रमादित्य और डी सम्राट हर्षवर्धन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए सम्राट अशोक। अगला प्रश्न 22 नंबर, किसने भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन विज्ञान का शोध किया था? ए भास्कराचार्य, बी आर्यभट्ट, सी वाराह मिहिर और डी जातक कथाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट 476 से 550 प्राचीन भारत में एक महान ज्योतिष विद्या और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की जिसकी ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। इसी ग्रंथ में इन्होंने अपना जन्म स्थान कुसुमपुर और जन्म काल शक बताया है। अगले प्रश्न 23 नंबर, किस पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है? ए विष्णु पुराण में, बी शिव पुराण में, सी भागवत में, डी भगवत गीता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण। विष्णु पुराण 18 महापुराणों में से एक है जो हिंदू धर्म के प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथों की एक शैली है। यह वैष्णव साहित्य संग्रह में एक महत्वपूर्ण पंचरात्र ग्रंथ है। इसमें मुख्य रूप से श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन है, यद्यपि संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इसमें भूगोल, ज्योतिष, कर्मकांड, राजवंश और श्री कृष्ण चरित्र आदि कई प्रसंगों का भी अनूठा और विशद वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न 24 यानी कि 24, प्रश्न संख्या 24 को आप देख सकते हैं। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ए महाभारत, बी रामायण, सी ऋग्वेद और डी उपनिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऋग्वेद। ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है, जिसमें 10 मंडलों में 1028 सूक्त भजन है, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति और ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना का समय निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद प्राचीन या वैदिक संस्कृति में भी संस्कृत में लिखा गया है, और इनकी रचनाएं में देखेंगे तो 10 मंडलों में विभाजित है और 1028 सूक्त यानी कि भजन, कुल 10,600 मंत्र दिखाए गए। इस सेशन का लास्ट प्रश्न हमारे पास 25 नंबर है। अशोक का धर्म प्रचार किसने किया? ए चाणक्य, बी महात्मा बुद्ध, सी दीपंकर, डी मौर्य वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, जो कि सिद्धार्थ गौतम का दूसरा नाम है और एक भारतीय दार्शनिक, आध्यात्मिक शिक्षक और धार्मिक नेता थे, जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का विकास हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में हुआ था। उन्होंने 35 वर्ष की आयु में बौद्ध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्ति किए थे। तो इस सेशन में हम लोग टोटल कुल है ना 25 प्रश्न देखे हैं। इसी तरह का लगातार सेशन हम लाते रहेंगे, है ना। ऐसे सेशन को देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें कि जब भी आपके पास है ना, जब भी हम इस तरह का वीडियो है ना इस यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।